हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का बच्चों। हम मोल कॉन्सेप्ट आज हम लेक्चर नंबर 2 आए हैं और यहाँ तक हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट ले रखा है मोल कॉन्सेप्ट का बच्चों। और हम लोग आज इससे भी बढ़िया कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट में कोई हार्डनेस नहीं फील हो रहा, बस आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो बारीकी से एकदम समझना है बच्चों, कंसंट्रेशन होते पढ़ाई करना, ठीक है। मैं यही कह सकता हूँ बच्चों, अगर कंसंट्रेशन होते और कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहो तो कोई तुम्हें ऐसा नहीं होगा, फेल नहीं होगा जो मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं, आगे फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि बच्चों कॉन्टिन्यूअस पढ़ना और बेटा एकदम मेहनत करते पढ़ना, ठीक है। तो बच्चों हमने मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें किए, एक बार मैं उसका भी रिवीजन कर लेता हूँ ना, है ना। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में पहली बात मैंने बोला था मैटर। मैटर क्या होता है, तो मैटर में मैंने बताया था एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस, वॉल्यूम और मास। मैंने यही बताया था बच्चों कि भैया मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस, वॉल्यूम, मास। भाई किसी मैटर वो किसे बोलेंगे, कोई भी चीज यहाँ पे मार्कर है, हाँ मार्कर है। अब इसका कोई ना कोई मास होगा, हाँ मास है। इसका कोई ना कोई स्पेस में जगह ले रहा हो, मान लो ये सराउंडिंग है अपनी, हाँ है। अब इस सराउंडिंग में कुछ न कुछ ये मार्कर जगह लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, ऑब्वियसली लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, मैटर वह होता है, मैटर वह चीज होता है या तो उसके पास भार हो, मास हो, या तो उसके पास वॉल्यूम हो, या तो वो सराउंडिंग में कहीं ना कहीं जगह लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मास का मैटर का डिफिनेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में लिया हुआ है, ठीक है। अब मैटर तो मैंने क्लासिफाई किया गया है, मैटर तो क्लासिफाई किया गया है वो दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों ये आपको अगर रिवाइज किए होते तो मुझे एकदम पूरा भरोसा है कि भैया जो मैटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं भैया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेशन। और लिख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी रिवीजन करवा लेते हैं 5-10 मिनट में, ठीक है। चलो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बोलेंगे। मैटर तो क्लासिफाई किया है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे 5 टाइप में। कौन कौन से भैया, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और कंडेंसेशन। प्लाज्मा और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ये मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हालांकि ये तुम पढ़ोगे कहाँ पे, ये तुम पढ़ोगे आगे जाते जब क्या नाम है सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, वहां पे पूरी चीज ये बारीकियां से, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, कंडेंसेशन होता क्या है, वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। बेटा रिवीजन चला इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब मैंने ये बोला प्योर सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस दो चीजों में क्लासिफाई हुआ है। एक होता है हमारा एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, ये चीज मैंने बताया हुआ है। अब मिक्सचर मैंने वहां पे पहले लेक्चर में बात नहीं किया हूं बच्चों, और बहुत सारे कमेंट आए कि भैया सर आपने मिक्सचर के बारे में छोड़ दिया। मैंने कल भी बोला था भैया ऐसा है कि मिक्सचर के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। बाय द वे मैं बाद में भूल गया था तो मिक्सचर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता दूंगा वो चीज, ठीक है। अब मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर कैसे बोलते हैं। पहले चीज मिक्सचर होता क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन ये हर कोई जानता है, तो भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट तो मिला दिया जाए तो
क्या बन जाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो मिला दिया जाए तो हमारा मिक्सचर बन जाता हो। जैसे क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट तो मिला दिया जाए तो क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन अपना बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसके बाद देखो, ठीक है, अब उसके बाद जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस होता है। तो हम समझते भैया होमोजीनियस होता है और एक होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ भैया, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। क्या मैंने बोल दिया भैया, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, अब सर ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस ये होता है, तुमने क्या पढ़ा हुआ है, तुमने यही पढ़ा हुआ है कि भैया होमोजीनियस जो होता है वो क्या नाम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो तुमने होमोजीनियस पढ़ा हुआ था 9th में, भाई यही पढ़ा हुआ था ना। लेकिन जब नीट में आते हो तो ये चीज गलत हो जाते हैं। नीट में क्या होता है कि भैया होमोजीनियस होता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ जो इट, हाँ हाँ, ये होमोजीनियस तो क्या बोले थे, सेम रेशियो, सेम रेशियो, सेम रेशियो में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो तो हम उसमें क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और वहीं पे डिफरेंट 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 रेशियो में हो तो हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, चलो आओ, चलो भैया एक एक पेन ले लो, ठीक है, पेन, ठीक है, एक पेन ले लो। अब इसमें सोल्यूट डालो, क्या मैंने बोल दिया, अब भैया क्या डालो, सोल्यूट। अब सोल्यूट डाल दिए भैया, सोल्यूट डाले भाई, सोल्यूट डाले प्लस सॉल्वेंट भी तो डालो रे, देखो सोल्यूट डाले और सॉल्वेंट डाले। अब क्या करना है, सोल्यूट मान लो 40% डाल दिए और सॉल्वेंट कितना डाल दिए, मान लो 30%, मान लो 30%। क्या ये दोनों दोनों चीज मिलाए, मतलब सोल्यूट तो मिलाए और सॉल्वेंट तो मिलाए तो क्या इक्वल रेशियो में मिलाए हो, नहीं भाई, यहाँ पे 40% लिए हो और यहाँ पे 30% लिए हो, तुम्हें लगा इक्वल रेशियो में, नहीं लिए हो तुम। तो भैया ये कैसा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत सही बच्चों, आज यार सर कितनी शॉर्टकट में कितने हल्के दिमाग में बता दिए जो हमारे दिमाग में घुस गया। चलो आओ, तो अब मान लो दूसरा टी पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे टी पेन में सोल्यूट तो डालते हैं 50%, मान लो 50% डालते हैं। अब सॉल्वेंट तो डालते हैं 50%, सॉल्वेंट तो भी डालते हैं 50%। अब ये कितने अमाउंट पे है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में है तो ये क्या होता है, होमोजीनियस। ये हो गया होमोजीनियस, ये हो गया होमोजीनियस, होमोजीनियस। और ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस, ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस, ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो भैया मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट जो छूटा था वो हो गया। मैंने बोला था मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता दूंगा और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या था भैया, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, अब तुम बताओ, मैं तो पढ़ाया हूँ, मुझे तो याद ही है, मुझे तो याद ही है। तुम कंसंट्रेशन करो कि भाई सर ने कल क्या पढ़ाया था, सर ने कल क्या पढ़ाया था, ठीक है। अब सर ने कल क्या पढ़ाया था ये बात तुम कंसंट्रेशन करो, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, मैं तो रोज, मेरा तो रोज काम है पढ़ाना, ठीक है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात कर दी। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही, अब मास ऑफ प्रोटॉन की जो क्या होगी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 -27 kg। वही होता है हमारा न्यूट्रॉन का भी, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻³
-27 kg। ये हो जाए हमारा तीनों मास, ये पता है। अब उसके बाद मैंने बताया क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक नया शब्द आया था, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, ये हटा रहे हैं बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मैंने क्या बोला था भैया, टोटल नंबर ऑफ एटम। अच्छा ये जो मिनट, ये नहीं बताया था ना। अब जो में ये मान लो जब एक एलिमेंट होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, ए एटॉमिक मास होता है, ये बताया था ना। हाँ सर आपने ये बताया था कि ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ये एटॉमिक मास होते हैं। और भैया और कुछ बताया था यार, तुम भूलते कितनी तेज हो। और कुछ बताया था, नहीं नहीं सर बताए थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा भाई मेरे। इसे मैंने बोला था एटॉमिक नंबर, तो सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। हाँ सर याद आ गया कि आपने ये भी तो शब्द बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं। सॉरी। और मैंने एटॉमिक मास तो बोला था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। सॉरी बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मैं इसे बोला था एटॉमिक मास। अब भैया न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियॉन है। और न्यूक्लियॉन तो मैंने क्या बोला था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सचर तो ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अब फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना बताया था। जैसे कि मैं मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। इसमें प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन हुए 11। और भैया न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, मुझे नहीं आता। अरे भाई देखो तो माइंड लाओ। देखो इससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना दे दिया है, एटॉमिक मास है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास कितना है 23। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितनी दे दिया, 23। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 11। 11 दिया है, 11 प्लस न्यूट्रॉन 23, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये तुम्हें मैंने कल बताया था, ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने बताया नहीं, ये सारी चीज मैंने कल बात की हुई है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हमारा आएगा 11। और मैंने फिर इसके बाद बताया कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, जो आप लोग पढ़े होते हो कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा जरूरी नहीं है। जो तुम पढ़े हुए हो बचपन से लेके भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा जरूरी नहीं। उसमें दो केस बनते हैं, अगर केटायन हो, केटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब वहां पे कुछ और केस हो जा, और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब तो केस और हो रहा। तो मतलब जो तुम ये पढ़े हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हर केस में वैलिड नहीं है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तब तो भैया ठीक है, तब तो जिंदाबाद, तब तो एकदम बढ़िया। लेकिन अगर कोई चार्ज आ गया तब दिक्कत है, तब दिक्कत है, तब दिक्कत है इलेक्ट्रॉन पे। और मैंने ये चीज कल बताया था, ठीक है। फिर एटॉमिसिटी आया था, एटॉमिसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ एटम। फिर उसके बाद मैंने एवरेज एटॉमिक नंबर पे हमने बोला था। अब अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाओ। देखो बच्चों 10 मिनट में मैंने कोशिश किया हूँ कि भैया पूरा रिवीजन हो जाए इस बार, ठीक है। चलो एक बार पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद पूरी इफिशियंसी से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तैयार हो ना, मालूम पड़ा एकदम गद्दे पे बैठा थे, मोबाइल देखते चल रहे हो कि सर का वीडियो चला, लेक्चर चला, उससे आगे कुछ भी नहीं। देखो बैठ के पढ़ो। चलो मुझे भी तो एनर्जी मिलनी चाहिए, और मिल भी गई पानी से। चलो अब हम चलते हैं, मिटाते हैं, आज के लेक्चर पे आते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर पे आप एकदम सीरियस होते बैठ जाना, ठीक है। मैंने बोला एवरेज एटॉमिक मास, यही बताने से बोला था ना, एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने के लिए पहले ये समझो कि हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब लेट दी सपोज एक एलिमेंट कोई भी मान लो यस, अब कोई भी एक एलिमेंट मान लो यस, ठीक है, यस हो गया। अब ठीक है, ये तुम्हें मालूम होता है भैया, ए जो होता है ये होता है हमारा एटॉमिक मास, हाँ, ये होता है जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो भैया कि एटॉमिक नंबर की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। मेनली ये जो होता है, मेनली ये जो हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट, मेनली आइसोट्रोप पे लाते हैं। इस पे आइसोट्रोप पे लाते हैं, आइसोट्रोप पे लाते हैं, ठीक है। आइसोट्रोप क्या होता है, जिसका जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन नहीं सेम हो। समझ रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन नहीं सेम हो। सर हम भी नहीं समझे अभी तक, जैसे कि भैया आइसोट्रोप कौन कौन से होते हैं। 1H1 ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। भैया यार तुम ये नहीं समझ पा रहे हो, रुक जाओ और बताते हैं। 1H1, 1H2, 1H3, यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर है क्या बदल रहे हैं, नहीं यार, कहाँ एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास वही रहे, और जब एटॉमिक मास चेंज हो जाता है तो इसी तो हम बोलते हैं आइसोट्रोप। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोप। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोप। अब देखो आइसोट्रोप, अब मान लो एक आइसोट्रोप ले लिए हो यक्स, अब इसका मान लो, यक्स का मान लो जैसे कि यहाँ पे मान लो 5, ठीक है, मानना है यार, मानना है, लड्डी एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक आइसोट्रोप ये है और एक आइसोट्रोप मान लो 10 है, ठीक है, 10 है, चलो 5 भी ना मानो, ये मान लो 40 है, मान लो 40 है, और ये है मान लो 50। क्या बता रहा हूँ, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। अब समझो एक कंडीशन और दे, परसेंटेज दे दे, मान लो इसका परसेंटेज दे दे, मान लो 60%, 60%, और इसका परसेंटेज दे दे 40%, ठीक है। हाँ सर अभी तक तो आपने कुछ बताया नहीं है जो ऐसा कि मेरे माइंड में समझ में आए। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एवरेज एटॉमिक मास टू, भैया एवरेज एटॉमिक मास टू निकालने के लिए हम क्या फार्मूला होता है, समीशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज बाई 100। अब देखो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहो और समझ में आएगा। देखो एटॉमिक मास क्या है, यहाँ पे 40, तो भैया 40 लिख लो, 40 इंटू, अब परसेंटेज मैंने बोला, परसेंटेज कितना दिया है 60, प्लस करो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया है मास, एटॉमिक मास 50, देखो एटॉमिक मास 50 दिया है, हाँ। अब यहाँ पे 40 दिया है, ये भी बात है, यहाँ अपॉन 100 तो ठीक, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ जाए 2400 आ जाए, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाए 2000 आ जाए कि नहीं, बाई 100 ये आया कि नहीं। हाँ अब जब हम इसे क्या नाम है ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 4400 बाई 100, तो 0000 गया तो हमारा कितना आ जाए 44, और यही हमारा एवरेज एटॉमिक मास हुआ। तो क्या मुझे ऐसा ये बताओ, जब भी कोई भी क्वेश्चन है तो एटॉमिक मास दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, और ये आपके पास फार्मूला है बाई दी वे। चलो ठीक है। अब मान लो यहाँ पे, मान लो एक कोई और दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे मान लो 30 दे दिया जाए, 30 दे दिया जाए ना, और मान लो इसका परसेंटेज 20% दे दिया जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि अब ये तो मैंने चल दिया, अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए 40 इंटू 60 प्लस 50 इंटू 40 प्लस 30
इंटू 20, ठीक, बाई 100। ये बात तो समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं फील हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2400 प्लस 2000 प्लस 600, ठीक है, बटा 100। तो हमारा 2000 प्लस मतलब 404 मतलब 3000 हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आ जाए, 30 आ जाए। अब ये जो 30 आया है, ये जो 30 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आया? हाँ भाई, ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बस थोड़ी और क्वेश्चन लगा लेते हैं तो तुम्हें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन ला लेते हैं। मान लो टू जेड हो गया, ठीक है। अब इसका जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो लेट डी सपोज 15 दे दिया जाए, और यहाँ पे दे दिया जाए मान लो दूसरा तो 20 दे दिया जाए। इसका परसेंटेज दे दिया जाए मान लो 20 दे दिया जाए, 20%, और इसका मान लो 60% दे दिया जाए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो तुम्हें आता है, पॉज करो, लगाओ, ठीक है। अब इसका क्या निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या था, 15, हाँ, इंटू 20, हाँ, प्लस 20 इंटू 60 हो जाएगा, हाँ, बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200, 1200 बटा 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 3 15, 1500 बटा 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 15। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास आया। तो क्या अब तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऐसा कोई फील हो रहा है? मुझे तो नहीं लगना चाहिए कि भैया ऐसा आपको कोई फील हो रहा होगा कि भैया मोर कॉन्सेप्ट में अभी दर्द, कोई दर्द तो नहीं है कि भाई कैसे आया 15, कैसे आया 44, कैसे आया 30। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और चल लेते हैं भाई, और चल लेते हैं। जैसे और चल लेते, मान लो कोई भी एलिमेंट P है, ये तो मानने वाली चीज है, ठीक है। अब देख लो जैसे कि 14 ले लो, 14 ले लो, दूसरा P तो यो मान लो 15 ले लो, इसका मान लो 40% ले लो, इसका मान लो 60% ले लो, और मान लो एक P और ले लो, तो ये भी ले लो, मान लो 12 ले लो, तो यहाँ पे 20% ले लो। अब देखो करो, ये करो, अपने दिमाग से करो। यहाँ पे 14, हाँ, इंटू, हाँ, 40, मान लो, हाँ, प्लस 15 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 20, ठीक है, बटा 100, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, ठीक। अब जब ये निकालोगे, अब बहुत लोग तो पहाड़ा ही नहीं याद हो, तो भाई इसमें मैं याद कर सकता हूँ यार, पहाड़ा तो याद ही करना पड़ेगा। पहाड़ा में ना मैं याद करवा सकता हूँ, ना आप तो याद करना पड़ेगा, खुद खुद आप ही तो याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर, हमें मालूम है कि सर पहाड़ा तो याद ही रहेगा, हमें इतना बुद्धू मत समझिए कि सर पहाड़ा नहीं याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे याद है, मुझे पूरा भरोसा अपने बच्चों को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 40 आ जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 प्लस 240, ठीक है, हाँ, बटा 100, ठीक है। 640, 900 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 1140 प्लस 640, 80, 80, 1140 प्लस 40, 1180, 600, 1680, 1680 बटा 100, 00 1.68 आ जाएगा, 1.68% आ रहा होगा।
करीब करीब 1.68 आंसर आ रहा होता है। देख लो भाई अपने हिसाब से सॉल्व चलो। बाय द वे कहीं गलती हो भी सकती है, कहीं गलती हो सकती है भाई, मैथ है, मैथ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ 640 प्लस 900 प्लस 240, मान लो 640 प्लस 40 मतलब 680, 780, 880, 880 प्लस 900, 880 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 1780। भाई देख लो एक बार, 1780 तो नहीं हो रहा भाई मेरे भाई भाई, 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 भाई ये अरे यार सॉरी, हम 16 पढ़ रहे हैं। 16 4 जा 64, अरे यार 14 लिखा है ना, तब यहाँ पे 560 हो रहा है यार। तो यही चीज होता है, मैंने बोला मैथ है गलती हो सकती है। मैं 16 पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, 14 या 16, तभी मैं बोला 16 64 होता है, 560 है, ये मेरी मिस्टेक हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद चलो ऐड कर लेते हैं, करीब करीब 560 प्लस 240 मतलब 600, 700, 800, 800, 900 मतलब आ जाएगा 1700 बटा 100, 0000, 17 एवरेज एटॉमिक मास होगा। श्योर, एकदम श्योर, 17 आंसर आएगा, 17। वो गलती हो गई, मैंने वहाँ पे 16 पढ़ा, 16 64 होता है, तब मैंने 640 लिख दिया था। मैंने बाद में थोड़ा ध्यान दिया कि 14 4 जा 56 होता है, लेकिन मैंने 16 वहाँ पे पढ़ लिया था, तो ये मेरी मिस्टेक है। चलो ठीक है, अब हम एवरेज एटॉमिक मास की पूरी बात कर ली। अब इसके बाद इसमें तुम सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन PYQ सॉल्व कर लेना, इनफ है, मतलब ऐसे ही टाइप में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किससे, एवरेज एटॉमिक मास की बात कर ली ना। हाँ, बहुत कुछ बातें करनी है आज, आज हम आप लोग के लिए बहुत कुछ लाए हैं। देखो, फिर उसके बाद लाए हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने एक मिनट हो जाओ यार। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग से अभी हमने पढ़ाया था, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक, अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ से एक चीज तुम डिटरमाइन कर सकते हो भैया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन काफी सिमिलर होते हैं यार। देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ सेम है, तो ये दोनों सिमिलर, और ये भैया काफी बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या मैंने बोला? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब भैया नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आगे क्या आप बताना चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ भैया, ये बात समझो। यहाँ पे देखो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये दोनों सिमिलर होता है, मतलब क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। हर तो मालूम है। अब इसके बात सुनो, अब इससे बात सुनो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला होता है P इक्वल टू Mn, जानते ही हो गए, अगर अभी नहीं जानते हो तो आगे स्टेट ऑफ मैटर है वो तुम पढ़ोगे। ठीक है, यम जो होता है ये मास होता है और यन होता है नंबर होता है। ठीक है, मास होता है नंबर होता है, ठीक है नंबर होता है। अब देखो मास होता है नंबर होता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें और अच्छी सी बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ ये बात समझ में आ रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन भैया मैं ये क्यों बताया हूँ, अब जा रहा हूँ बताने। सर सोच रहे हो सर ये आप क्यों बता दिए, ये क्यों बता दिए, काहे बता दिए, मतलब अभी जरूरत है, आगे मतलब अब इसी का जरूरत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को
और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, हाँ ये बात मालूम है। अब मैं जरा थोड़ी बात तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ कि ए जो होता है ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास होता है, हाँ ये बात भी मालूम होता है। और एटॉमिक मास तो ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ये भी जानते हैं। और न्यूक्लियन होता है सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये भी जानते हैं। अब देखना थोड़ी देर और बनाना। देखो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन काफ़ी सिमिलर हैं कि नहीं। यहाँ से तुम्हें मालूम पड़ा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर है। चलो हम इसे लिख देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस ये भी सिमिलर है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, ये भी। अब यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन ले लो तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। अब देखो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो भैया हमारा क्या बन के आ गया, क्या बन के आ रहा है, एटॉमिक मास इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, या तुम बोल दो मास ऑफ प्रोटॉन। देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन के आया, ये तुम्हें एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो चाहे मास ऑफ प्रोटॉन ले लो। क्या इतनी चीज में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो एक बार। सर हम आपके पास कैसे बताएं, तो भैया इसके लिए कमेंट सेक्शन बना हुआ है, उसमें तुम टाइप कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो अब कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि अब तुम देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 होता है 14 होता है, ठीक है, हाँ ये बात मालूम हो जाए। अब देखो 7 होता है 14 होता है, ये हर कोई जानता। अब मैंने क्या बोला कि भैया अगर मैं तुमसे बोल देता हूँ फाइंड आउट एक्चुअल एटॉमिक मास, यही मैंने बोला, फाइंड आउट एक्चुअल एटॉमिक मास, यही मैंने बोला। अब फाइंड आउट, तुम्हारे दिमाग में क्या लगा कि सर ने एक्चुअल एटॉमिक मास बोला, और सर ने क्या बोला था, एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलो इसका मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 14 इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ है, यमन, मैंने यही बोला यार, एटॉमिक मास ले तो एटॉमिक मास 14 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो चाहे मास ऑफ प्रोटॉन। अब सर यहाँ पे तुम्हारे एक दिमाग में ये नहीं चला कि भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हमने लिखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, हाँ लिखा है। तो अब यहाँ पे मैं ये भी तो ले सकता हूँ सर 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये भी ले सकता हूँ, हाँ ये भी ले सकते हो आप, ये भी तो ले सकते हो। अब चलो ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि 2-4 क्वेश्चन इस पे और करवा देता हूँ, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आया, इतना समझ में आया है ना। जैसे मान लो सल्फर, सल्फर क्या होता है 32, सल्फर होता है 32, ठीक। अब मैं बोलूँ तो भैया इसमें तुम क्या निकाल दो, इसमें तुम निकाल दो भैया एक्चुअल एटॉमिक मास, क्या करोगे 32, 32, अरे यार एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, हाँ इंटू यमन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और तुम्हें पढ़ा हो रहा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, ये भी पढ़ा है। अब इसके बाद इसी बेस पे एक नया वो बनता है कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या तो यूनिफाइड मास बोलते हैं, या तो एटॉमिक मास यूनिट, या तो यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद
इसके बाद केमिस्ट्री वाले एक यूनिट बना दिए, एटॉमिक मास यूनिट, या तो एटॉमिक मास यूनिट या तो उसी तो यूनिफाइड मास बोलते हैं। चलो देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है, उसे देखते हैं। अब ये मिटा देना, ये समझ में आ गया ना, हाँ ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट तो ही क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू से करते हैं, क्या भैया, यू से करते हैं, कैसे भैया, यू से। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बोले 8 AMU बराबर, 8 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। या तो भैया इसी तो ले सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। देखो ग्राम जब लगाओगे तो 8 ग्राम में मतलब 8 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम ना, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। हाँ ये बात समझ में आ गया। तो भैया 27 में 3 कम कर दो तो 24 ही तो आएगा ना। हाँ तो ये ग्राम में आ गया, तो वही 8 AMU की वैल्यू हो गई। अब 8 AMU, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा क्या, अभी हमने इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं भैया कि भैया कोई भी एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है, एक्चुअल एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल लिख देता हूँ भैया, नहीं मालूम पड़ा तुम लोग तो कुछ भी निकाल लो। एक्चुअल एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या हमने पढ़ा, एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पढ़ते आए। अब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यही हमने अभी पढ़ा, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है या 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो यहाँ पे फिर मैं, इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट जिसे यूनिफाइड मास बोलते हैं, और 8 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होती है। अब देखो ये तो वैल्यू हो गई। अब देखो इससे बात समझो, अब सल्फर मान लो 32 होता है, हाँ 32 होता है। अब इनके हिसाब से जो सल्फर होता है 32, अब इनके हिसाब से तुम क्या लिखोगे, इनके हिसाब से लिखोगे भैया, इनके हिसाब से जो AMU आया, तो AMU के हिसाब से हुआ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम का फार्मूला बन गया, मास ऑफ वन एटम का फार्मूला बन गया एटॉमिक मास इनटू AMU। अब तुम्हें क्या समझ में आया, सर ये बताइए मुझे, ये बात नहीं समझ में आ रहा, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, सर आपने क्या बोला, यहाँ पे बोला मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, हाँ होता है। तुमने क्या बोला, सर आपने बोला यहाँ पे एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लो। अरे यार ये बताओ सर, जब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो यहाँ पे AMU की भी वैल्यू वही होती है ना। तो जहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन हम लगाते थे, जैसे कि अभी तक मैं लिखते आया था, इससे पहले वाले सवाल में मैंने बोला अगर सल्फर 32 है तो यहाँ पे 32 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यही तो लिखते थे, हाँ यही लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 32 AMU लिखोगे। तो मतलब सर मुझे ये बताइए, तो 64 बनाने का मतलब क्या हुआ, बस यही क्या हुआ, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन था, मास ऑफ प्रोटॉन से जहाँ AMU हो गया, वैल्यू भी इन दोनों का सेम है, तो मतलब क्या हुआ बनाने का, ये भी बात सही, ये उनका काम है बनाना, हम लोग का काम है पढ़ना, फालतू एक कॉन्सेप्ट बढ़ा दिए ना, हाँ ये भी बात सही। चलो अब बोला गया भैया एटॉमिक मास यूनिट तुम तो बना दिए, अब इसे डिफाइंड कैसे करोगे, तो ये बात बड़ी होती है कि तुम एटॉमिक मास यूनिट किस तरह डिफाइंड करोगे। तो इन्होंने क्या बताया, 1 AMU तो डिफाइन करने का किस तरह तरीका होता है, 1 AMU तो डिफाइन करने के 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12,
इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये हो गया एएमयू तो डिफाइन करने का तरीका, एएमयू तो डिफाइन करने का तरीका, एएमयू तो डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। एएमयू अब इसके बाद नया कॉन्सेप्ट बन के आया एक में बच्चों, शायद हिल जाता ना, कोई नहीं, चलो फिर वापस आ जाए। चलो हाँ, मैं कहा था 8 एएमयू तो डिफाइन करने के लिए 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है, ठीक है। तुम्हें अब एक बात और अच्छे से बात बताऊं क्या सर, आप एक बात और क्या बताना चाहते हैं? देखो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ रहे हैं। मान लो कार्बन 12 हो जाए, कार्बन 12 हो जाए, अब इसे कैसे डिफाइन करोगे? 12 एएमयू हो जाएगा, हाँ। मान लो नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 एएमयू हो जाएगा, चलो ठीक है। मान लो सल्फर 32 हो जाएगा, जो कि अभी तक हमने किया है, शायद सल्फर 32 मान लो, ठीक है, 14 एएमयू हो गया। अब जैसे फास्फोरस 31 मान लो, फास्फोरस 31 तो 31 एएमयू होता है, ठीक है, 31 एएमयू होता है, 31 एएमयू होता है। अब उसके बाद देखो कार्बन 12 जब था तो यहाँ पे 12 एएमयू हुआ, हाँ सर 12 एएमयू हुआ। अब यन नाइट्रोजन 14 है, यहाँ पे 14 एएमयू। सर एएमयू तो डिफाइन करने के लिए क्या बताए? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इन्होंने एएमयू तो इस तरह डिफाइन किया है, देख रहा हूँ ना भैया, मालूम पड़ा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ हालांकि, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एएमयू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ाना है मुझे? मूल कॉन्सेप्ट पे अब हमारा एंट्री होने जा रहा है, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट। चलो मूल कॉन्सेप्ट पे अब मेरा एंट्री होने जा रहा है। क्या ये बात समझ में आया ना भैया? ऐसा नहीं है, नोट कर लो। अब चलो, मुझे भी एनर्जी मिल गई, अब एनर्जी मिल गई तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते होता क्या है, बोलते बोलते एनर्जी लॉस होती है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है तो वाटर टेबल जीवित रहता है, तो इस समय अब ऐसा कंडीशन आ गया कि वाटर टेबल पे अब जीवित है, ठीक है, समझो? हाँ सर समझ गए। तो भैया एटॉमिक मास यूनिट, अब मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उसके बाद देखो कभी भी एक मिनट तो चल जा, तो ही नहीं, ठीक है, हाँ तो ही। अब देखो कभी भी एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो ये बात हमें समझ में आ जाए, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार, चलो ठीक है, वीडियो सही है, ठीक है। चलो अब मूल कॉन्सेप्ट तो भैया हम बोलते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट। अब ये बड़ी बात है, मूल कॉन्सेप्ट तो ही हम बोलते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट। अब ये क्या नया खेल है सर कि मूल कॉन्सेप्ट तो ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मूल कॉन्सेप्ट तो ग्राम कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये बड़ी बात होती है। मूल कॉन्सेप्ट तो क्यों ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एक जनरली जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। सर क्या करते आ रहे हैं? सब्जियां खरीदने जाते हो, ऑब्वियसली खरीदना जाते हैं, खरीदने जाते हो तो तुमने क्या बोले? कभी सब्जी वाले दुकान पे गए, मान लो फ्रूट वाले दुकान पे गए तो बोलते हो 1 किलो मैंगो दे दो,
हाँ ये बात बोलते हैं, डेली रूटीन में तुम बोलते हो रे 1 किलो भैया आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, बोलते हो। लड़कियां भी बोलती होंगी, हाँ बोलती हैं सर, लड़कियां क्यों नहीं बोलेंगी, लड़कियां तो बोलती हैं भैया थोड़ा और डिस्काउंट दे दीजिए। राइट, आई एम राइट। क्या बात होती है, आपने सही पकड़ा। चाहे जो लड़कों में खूबी ना हो ये चीज़, लेकिन लड़कियों में बहुत अच्छे से ये खूबियाँ रहती हैं। लेकिन तो ये जितने मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ उस बात पे, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसद किसी को हानि नहीं पहुँचाना है, मेरा मकसद थोड़ी मस्ती करना है, ठीक है। चलो, मूल कॉन्सेप्ट तो ही बोलते ग्राम कॉन्सेप्ट, जैसे कि तुम मानते हो बोलते हो किलो, किलो तो बोलते हैं 10⁻³ मतलब 10⁻³ मतलब तुम्हें सही भाषा में बोले 1000 टन। कभी भी मोल मोल की बात करते हैं, मोल की बात कर रहे हैं तो अभी हम जनरली बात करेंगे किलो, डजन, ये सारी बात करेंगे। मोल की भी बात करेंगे, लेकिन पहले किलोग्राम से समझते हैं, डजन से समझते हैं, तब उसके बाद मोल पे आते हैं। चलो, किलो का मतलब होता है 1000 टाइम। अब जैसे तुम बोलते हो सर भैया मुझे 4 किलो चाहिए आम, मान लो आम का सीजन भी चला है, 4 किलो मैंगो चाहिए, ठीक है। हाँ बोलते हो, तो भैया तुम क्या बोल रहे हो, 4 इंटू 1000 किलो, 4 इंटू 1000 किलो मतलब भैया एक 4 किलो नहीं चाहिए, 4000 किलो। देखो यार, और मल्टीप्लाई करो 4000 किलो चाहिए। अगर तू केमिस्ट्री पढ़ा हो और तुम बोल दो भैया क्या नाम है 4 किलो मैंगो मेरे घर भिजवा दो, 4000 ले जाओ, पहुंच जाओ। मैडम आपने ही तो बोला 4 किलो, 4 किलो मतलब 4 इंटू 1000 टाइम 4000 होता है। तब बोलोगे भैया आप पागल हो रहे हो क्या, मैं 4 किलो बोल रहा हूँ। भैया 4 किलो तभी नहीं बोला जाता, 4 किलोग्राम बोला जाता है, सही बात है। हाँ सर, अब हम समझ रहे हैं कि 4 केजी बोलोगे तब होगा 4 इंटू 1 केजी तो कितना बोलते हैं, 1000 ग्राम बोलते हैं ना, बोलते हो कि नहीं, बोलते हो नहीं। तब 4000 ग्राम हुआ। देखो एक बात नोटिस करो, 4000 ग्राम मतलब 4 केजी हुआ। हाँ सर, अब मैं समझ गया, वन, देखो यार, देखो केजी तो बोलते हैं 1000 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो एक केजी तो 1000 ग्राम में लेती है, तो 400 ग्राम, और 400 ग्राम इक्वल टू 4 केजी। हाँ ये बात समझ में। अब तुम बोलते क्या हो, 4 केजी 4 किलो, भैया 4 किलो मतलब 10⁻³ टाइम, 10⁻³ मतलब 1000, और भैया 4 इंटू 1000 मतलब 4000 किलो चाहिए। अब समझे सर, हम रोज जो मानते हैं, मतलब सब्जी वाला भी पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो ऐसे दे देता है। हाँ यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जो तुम लोग गलतियां करते हो अपने डेली लाइफ में। 4 किलोग्राम। अब भैया मैं तो एक जान रहा था, कहाँ पे रहा था, रुको सोचने दो, डेयरी पे मेरे घर के सामने डेयरी है, तो मैं डेयरी पे गया था दूध लेने। भैया 1 किलो मिल्क दे दीजिए। भैया 1 किलो दूध तभी मिल्क में आता है, 1 केजी में आता है। मैं तो एक बार में बहुचत रह गया भाई, किलो में दूध आता है, लीटर में मैंने सुना है, मैंने टोक दिया भैया लीटर में देना। बेचारे की बेइज्जती हो रही भाई, सही बता रहा हूँ तुमसे। मतलब वो मेरे सामने बोला है भैया 1 किलो दूध दे देना। मैं ऐसे खड़ा था, 1 किलो, मैंने बोला 1 लीटर तो होता है यार, 1 किलो मैंने पहली बार सुना है। मैंने बोला भैया 1 लीटर दे देना। बेचारे की बेइज्जती हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ तुमने गलती कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ देखो, अब उसी तरह 1 डजन तुमने सुना है, 1 डजन में कितने आते हैं, 12 पीस, 12 पीस। 1 डजन पेन हो जाए, मान लो 1 डजन पेन हो जाए, तो 1 डजन में 12 पीस होते हैं। हाँ उसी तरह
अच्छा, अब बोल दिया जाए 2 दर्जन दे दो, 2 दर्जन, ये तो मैंने 1 दर्जन की बात कर दिया जाए, तो भैया 12 तो फिक्स हो जाए ना, दर्जन का मतलब होता क्या है 12, 12 पीस। अरे यार रुक जाओ, 1 दर्जन का मतलब क्या हो रहा है 12 पीस, हाँ ये बात समझ में आया। अब मैं यहीं पे चलो, यहीं पे मैं दूसरा चीज लेता हूँ, 2 दर्जन, 2 दर्जन। अब ये बताओ दर्जन का मतलब 12 हो जाएगा, हाँ, इंटू 2 मतलब 24 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। तो मतलब भैया 1 दर्जन, मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये बात समझो। चलो मैं समझाना ये चाहता हूँ, डजन मतलब डजन मतलब 12 तो होता है, डजन मतलब 12 तो होता है। अब देखो 1 डजन मानू, 1 डजन बोलूँ तो 8, 1 इंटू 12, हाँ, 2 दर्जन बोलूँ तो 2 इंटू 12, हाँ, 3 दर्जन मानू तो 3 इंटू 12, हाँ, 4 दर्जन मानू तो 4 इंटू 12। अच्छा, मतलब चाहे जो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि चाहे जितना मोल हो, चाहे जितना हो, मोल की वैल्यू मान लो अब यहीं पे मोल हो जाए, मोल हो जाए। अब चाहे जितना मास ऑफ एटम हो जाए उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे यार दो किलो मान लो, 2 किलो मान लो, 2 दर्जन मान लो बनाना, 2 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। मान लो 3 दर्जन मान लो, 3 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4 डजन तो 4 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा कि नहीं, 5 डजन 5 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा कि नहीं। अब चलो 8 किलोग्राम मान लो, 8 किलोग्राम, तो भैया 8 केजी हो जाएगा कि नहीं, 8 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 3, मान लो तुम बोल दो 8 केजी मैंगो दे दो, तो 1 टाइम्स ऑफ 1000 हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ, हाँ हो जाएगा। 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 8 केजी। ठीक है, अब देखो 2 केजी, तो 1000 इंटू 1, 2, मतलब मैंने 2 केजी बताया ना, 2 किलोग्राम मैंगो दे दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 1000 हो जाएगा। 3 किलो, 3 टाइम्स ऑफ 1000, मतलब भैया किलो जो हो जाए ये प्रीफिक्स हो जा, प्रीफिक्स हो जा, प्रीफिक्स हो जा, जितने टाइम्स हो जा उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 1 किलो मतलब 1 इंटू 1000, 2 किलो मतलब 2 इंटू 1000, 3 मतलब 3 इंटू 1000। उसी तरह डजन में 2 डजन मतलब 2 इंटू 12, 3 इंटू 12 टाइम, 4 इंटू 12 टाइम, 5 इंटू 12 टाइम। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ